हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी बॉक्स में हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके पार्ट 9 के बारे में। तो इससे पहले कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चंस के ऊपर मैं 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, जो कि आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वरना उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आप कम्युनिटी बॉक्स पर जाकर उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी एप्लीकेशन भी है उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी करके। अगर आपने अभी तक उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर में जाके उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कम्युनिटी बॉक्स क्वेश्चन पार्ट 9। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन था कि गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो अगर हम गढ़वाल की बात करें दोस्तों, तो गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन 30 जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। तो गढ़वाल में कब हुआ था? 30 जनवरी 1921 को। वहीं अगर पूछा जाता दोस्तों कि कुमाऊं में या फिर उत्तराखंड में सर्वप्रथम कुली बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो डेट होती क्या? 13 से 14 जनवरी 1921 को। तो कुमाऊं या उत्तराखंड के संदर्भ में पूछेगा तो आपको 13 से 14 जनवरी 1921 याद रखना पड़ेगा। और कुमाऊं में कुली बेगार, कुली बर्दाश्त या कुली उतार जो आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया था? बद्री दत्त पांडे जी ने किया था। और वहीं गढ़वाल में इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? गढ़वाल में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने कुली बेगार प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ साथ ही केसर सिंह रावत ने भी इसका विरोध किया था। आप देखिए दोस्तों, गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन कब हुआ? 30 जनवरी 1921 को। कुमाऊं में कब हुआ? 14 जनवरी 1921 को। कुमाऊं में नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया, इसी कारण कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी जाती है किसको? बद्रीदत्त पांडे को। उसी प्रकार गढ़वाल में कब हुआ? 30 जनवरी 1921 को हुआ। गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया, इसी कारण अनुसुईया प्रसाद को बहुगुणा जी को गढ़ केसरी की उपाधि दी जाती है। देखिए, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को, क्यों? कुली बेगार आंदोलन के उसमें शुरू करने के लिए। और वहीं गढ़वाल केसरी किसको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। आप ये भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर ऑफिशियली पूछा जाए दोस्तों कि कुली बेगार आंदोलन को बंद कब, मतलब कब समाप्त किया गया, तो 1923 के आसपास इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि 1923 में जो भी हमारी कुमाऊं परिषद थी, कुमाऊं परिषद की जो मांगे थी कुली बेगार कुली बर्दाश्त से संबंधित, वो हटा दी जाती है और बर्दाश्त देना मना कर दिया जाता है। इस कारण 1923 में कुली बेगार आंदोलन का अंत हो जाता है और कुली बेगार से संबंधित जो मतलब मांगे थी कुमाऊं परिषद की, वो पूरी हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है। तो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हो दोस्तों कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिमालय पुत्र के नाम से भी गोविंद बल्लभ पंत जी को ही जाना जाता है और उन्होंने ये पुस्तक 1922 के आसपास में लिखी थी। और गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में मैं आपको काफी बार पहले ही बता चुका हूं, तो आप हमारे अन्य पार्ट से देख सकते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है घी त्यार या उलग्या त्योहार से संबंधित। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा दोस्तों कि घी त्यार या उलग्या त्योहार कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष भाद्रपद संक्रांति को मनाया जाता है। क्या घी त्यार या फिर उलग्या त्योहार? ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ था 2 मार्च 2002 को, जो कि दोस्तों 2002 से लेकर 2007 तक रही थी। और इस जो पहली निर्वाचित सरकार थी, इसमें कौन जीता था दोस्तों? कांग्रेस इसको जीती थी। और प्रथम जो हमारे उत्तराखंड के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? नारायण दत्त तिवारी जी बने थे। इसमें कांग्रेस को 36 वोट मिले थे, 36 के आसपास कांग्रेस को इसमें वोट मिले थे, बीजेपी को 19 के आसपास और 15 एक्स्ट्रा लोगों को मिले थे। वैसे ही अब यहाँ से एक और प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि जो प्रथम निर्वाचित सरकार थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या थी 4। और निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? 2 मार्च 2002 को निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। लेकिन अगर आपसे प्रश्न वहीं पर यह पूछा जाता है कि उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे, यानी कि निर्वाचित विधानसभा हेतु प्रथम चुनाव कब हुए यहाँ पे, तो 14 फरवरी 2002 को प्रथम बार यहाँ पर चुनाव होते हैं। उसके बाद दोस्तों 16 फरवरी 2002 को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और कांग्रेस जीत जाती है। जिसके बाद फाइनली दोस्तों 2 मार्च 2002 को प्रथम विधानसभा का गठन हो जाता है और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? हमारे नारायण दत्त तिवारी जी बनते हैं, जिन्हें दोस्तों विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारी पहली विधानसभा थी, पहली निर्वाचित विधानसभा थी, इसी निर्वाचित विधानसभा के द्वारा दोस्तों 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि कौन सी निर्वाचित विधानसभा के कार्यकाल में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, पहली विधानसभा ही थी उस टाइम पर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उस कमिश्नर का नाम बताइए जिसके नाम से कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ा था। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों आ भी रखा है एग्जाम में और आंसर हो जाएगा ट्रेल। ठीक है, जो हमारे दूसरे
कुमाऊं कमिश्नर थे, या फिर कहें वास्तविक रूप से प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे कौन? ट्रेल, ठीक है, विलियम ट्रेल। तो ट्रेल के ही नाम पर एक प्रसिद्ध दर्रे का नाम पड़ा है क्या? ट्रेल पास दर्रा। उस दर्रे का नाम क्या है? ट्रेल पास दर्रा है, जो कि कहाँ कहाँ के पड़ता है दोस्तों? ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि ट्रेल के द्वारा इस दर्रे को खोल के इस दर्रे को सबसे पहले पार किया गया था, मतलब ओपन किया गया था, इसी कारण इस दर्रे का नाम ट्रेल के नाम पर ही पड़ गया था, ठीक है। और ये ब्रिटिश शासन के सभी कमिश्नरों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। काफी सारी वीडियो हमारी अलग है, आप वहां पर डिटेल्स में आपको ये सब कुछ चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया था, इस कारण मैंने आपको बता दिया कि उस दर्रे का नाम जो एक कमिश्नर के नाम पे पड़ा तो हो जाएगा ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। और किस कमिश्नर के नाम पे पड़ा था? ट्रेल के नाम पर पड़ा था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, माणा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो ये हो जाएगी NH58। ये दोस्तों पहले NH58 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये NH चेंज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पेपर है ये ADO सहायक विकास अधिकारी के पेपर में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों भी 1 दिसंबर 2019 को जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि बद्रीनाथ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो वहां पर NH58 ही आयोग के द्वारा आंसर माना गया था, जो कि पुराने NH के अकॉर्डिंग था। अगर हम प्रेजेंट टाइम के NH के अकॉर्डिंग बात करें तो जो ये मार्ग है ये कौन सा NH के अंतर्गत आता है? तो NH34 NH7 NH334 के अंतर्गत ये मार्ग आता है, ठीक है। तो 434 या 334 आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अष्टछाप का संबंध किससे है? तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, राम काल से, कृष्ण काल से, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अष्टछाप का संबंध है, यहाँ से दोस्तों आयोग 2 से 3 बार प्रश्न पूछ चुका है। यह प्रश्न उसने सहायक विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा था कि अष्टछाप का संबंध किससे है? राम काल से, कृष्ण काल से, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण काल से अष्टछाप का संबंध माना जाता है। उसके बाद दोस्तों वीपीडीओ का एक एग्जाम हुआ, वीपीडीओ के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अष्टछाप का संबंध निम्न में से किससे है? तो अष्टछाप का संबंध 8 कवियों से होता है, जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि माने जाते हैं, यानी कि सगुण काव्य धारा या सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं ये 8 कवि, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों सबसे प्रमुख कवि कौन थे? इसमें सबसे प्रमुख कवि थे हमारे कौन? सूरदास। और यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज दोस्तों सूरदास जी को ही कहा जाता है। और अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख कवियों के रूप में भी किसे जाना जाता है? वो भी सूरदास जी को ही जाना जाता है, जिसका और अष्टछाप का संबंध होता है 8 कवियों से, ठीक है। इन 8 कवि में दोस्तों किसके किसके शिष्य आते हैं? वल्लभाचार्य और विठलनाथ जी के इसमें कुछ शिष्य आते हैं, ठीक है। अब देखिए सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु भी कौन थे? वल्लभाचार्य जी ही थे। आपको इतना चीजें याद रखनी है। और अष्टछाप का दोस्तों एक और अर्थ होता है, वो होता है क्या? 8 मुद्राएं, ठीक है। क्या? 8 मुद्राएं, आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप इसको ना एक जजमेंट से भी कर सकते थे। सबसे पहले कौन सी हुई? सिंधु घाटी सभ्यता हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि चलती थी? चित्रात्मक लिपि चलती थी ना। तो आप देखिए ऑप्शन देखिए, आप एक ही ऑप्शन में चित्रलिपि स्टार्टिंग में। तो ये भी एक गैसनेस होता है, एक तरीका होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो तब भी आप ऐसे मतलब एक गैसनेस के हिसाब से ये चीजें गैस कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी कि लिपि के विकास का सही क्रम क्या? चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, और उसके बाद आती है क्या? भावमूलक लिपि। वर्तमान समय में हम जो भी चीजें लिखते हैं वो कौन सी लिपि है दोस्तों? देवनागरी लिपि है, ठीक है। और हमारे संविधान ने कौन सी लिपि को मान्यता दी है? देवनागरी लिपि को ही हमारे संविधान में ही मान्यता दी गई है। आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा तथा लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। ये तो आप लोग ने पढ़ाई होगा, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस भी मनाया, मतलब हिंदी को मान्यता दी गई थी, और हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में बमौरी घाटी, गुलाब घाटी, चौहान पाटा या बालाखेड़ी नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो उत्तराखंड में हम कहें दोस्तों बमौरी घाटी, गुलाब घाटी, चौहान पाटा या बालाखेड़ी नाम से दोस्तों काठगोदाम को जाना जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार नाम से भी जाना जाता है। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार क्या है? काठगोदाम। वही गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या है? कोट द्वार, ठीक है। और काठगोदाम, बमौरी घाटी, गुलाब घाटी, चौहान पाटा, बालाखेड़ी नाम से इसे जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 10 मई 2011। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 को ना होकर दोस्तों कब हुआ था? 13 मार्च
2013 को हुआ था। यह पॉइंट दोस्तों परीक्षावाणी में गलत दिया गया, वहां पे जुलाई 2011 दिया गया है, तो आप इसे संशोधित कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 13 मार्च 2013 को हुआ था। और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, ये 27 मई 2003 को ही हुआ था, बिल्कुल सही है। राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को ही हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 10 मई 2011 को ही हुआ था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सुमेलित नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहां स्थित है। दोस्तों 1 जनवरी 1969, 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों, गढ़वाल मंडल का पौड़ी में स्थित है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। वहीं बात करें दोस्तों कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब की गई थी। अब कुमाऊं दोस्तों, कुमाऊं मंडल कहें या कुमाऊं कमिश्नरी कहें, ठीक है, बात एक ही है। तो कुमाऊं कमिश्नरी की सर्वप्रथम स्थापना की बात करें तो 1815 में सर्वप्रथम कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1839 में फिर से इसमें कुछ संशोधन किया जाता है। उसके बाद 1854 में दोस्तों इसका नाम कुमाऊं मंडल रखा जाता है। इस टाइप से पूरी बड़ी काफी प्रोसेस है इसकी। तो आप ये तीनों चीजें याद कर सकते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी पूछेगा तो 1815 आपको याद रखना है, पूर्णतः कुमाऊं कमिश्नरी 1839 याद रखना है, और अगर कुमाऊं मंडल के संदर्भ में पूछेगा तो आपको 1854 याद रखना है, ठीक है। और ये इतने फैक्ट आपको कुमाऊं कमिश्नरी से याद रखने हैं। अब देखिए कुमाऊं कमिश्नरी से संबंधित एक फैक्ट है, कुमाऊं कमिश्नरी का जब गठन हुआ था ना तो इसका मुख्यालय कहां था, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था अल्मोड़ा में, ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया, क्योंकि वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल में है। यह प्रश्न नहीं पूछा गया दोस्तों, ये किया गया था 1855 में। कब, 1855 में। अब परीक्षावाणी में ये भी दोस्तों 1854 दिया गया, तो परीक्षावाणी को आयोग उतना फॉलो नहीं करता है, जबकि जो बड़ी बड़ी किताब है हमारी ऑथोराइज किताब है वहां पे 1855 दिया गया। तो आपको 1855 ही याद रखना है कि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था, 1855 में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या था, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 1 जनवरी 1969 को पौड़ी गढ़वाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और कुमाऊं मंडल वाला टॉपिक हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने कुमाऊं कमिश्नरी वाली जो एक वीडियो बनाई हुई है ब्रिटिश कमिश्नर के ऊपर, एक वीडियो है शॉर्ट वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये चीजें क्लियर की हुई है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली याद करना है कि कुमाऊं जो मंडल था उसका गठन कब हुआ, तो वो चीजें आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद राजवंश या कुमाऊं का प्रथम शासक जिसने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया व गढ़वाल को जीता वह कौन था। तो दोस्तों एक कुमाऊं के चंद राजवंश का प्रथम शासक था कौन, कीर्तिचंद, जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं को जीता, ठीक है। कीर्तिचंद ने दोस्तों 1491 के आसपास गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और गढ़वाल में उस टाइम पे कौन था, राजा था अजयपाल, और अजयपाल को कीर्तिचंद ने हराया था। इसी कारण दोस्तों कीर्तिचंद को गढ़वाल पर आक्रमण करने वाले प्रथम चंद राजा के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न है हमारा, चंद राजवंश या कुमाऊं का प्रथम शासक जिसने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया वह गढ़वाल को जीता कौन था, वो थे दोस्तों कौन, कीर्तिचंद, ठीक है। कीर्तिचंद ने सबसे पहले 1491 के आसपास गढ़वाल पर आक्रमण किया था और अजयपाल को हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों अजयपाल फिर काउंटर अटैक करता है कीर्तिचंद के ऊपर और कीर्तिचंद को हरा देता है। अगर यह क्वेश्चन इसी संदर्भ में ऐसे पूछा जाए कि परमार राजवंश का पहला कौन सा शासक था जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं को जीता था, तो कौन हो जाएगा, अजयपाल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर पहले कीर्तिचंद जीतता है, अजयपाल को हरा देता है, उसके बाद अजयपाल क्या करता है, कुमाऊं पर काउंटर अटैक करता है, फिर अजयपाल जीत जाता है। तो इसी कारण ये दोनों आपको याद रखना है। अगर कुमाऊं का प्रथम शासक पूछेगा जिसने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया तो हो जाएगा कीर्तिचंद, और गढ़वाल का पहला शासक बोलेगा जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो हो जाएगा कौन, अजयपाल। इतनी चीजें आपको इन दोनों से याद रखनी है। और बाकी कीर्तिचंद और अजयपाल के ऊपर मैं डिटेल्स में दोस्तों परमार राजवंश और चंद्र राजवंश की सीरीज करवा चुका हूं यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमार राजवंश का न्याय स्थान सोम का मांडा कहां स्थित है। तो परमार राजवंश में न्याय का स्थान सोम का मांडा स्थित है दोस्तों, कहां पे, देवलगढ़ में। और देवलगढ़ प्रेजेंट टाइम पे कहां पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, श्रीनगर के पास में ही स्थित है क्या दोस्तों, देवलगढ़, ठीक है। और यहीं पर परमार राजवंश का जो न्याय का स्थान हुआ करता था क्या, सोम का मांडा स्थित है, ठीक है। अब देखिए देवलगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, जगतगढ़ था। और देवलगढ़ को ही अजयपाल क्या करता है, सबसे पहले अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित करता है। यानी कि प्रश्न ये बनता है कि परमार राजवंश का प्रथम राजा कौन था जो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है, वो होता है दोस्तों हमारा कौन, अजयपाल। और अजयपाल अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया दोस्तों, देवलगढ़ स्थानांतरित करता है, कहां से, चांदपुर गढ़ी से। देवलगढ़ के बाद कुछ समय बाद वो देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर देता है। उसके बाद 1804 तक जब तक खुड़बुड़ा का युद्ध रहता है तब तक फिर परमार राजवंश की राजधानी श्रीनगर ही रहती है। तो सबसे पहले चांदपुर गढ़ी में इनकी राजधानी थी, उसके बाद अजयपाल देवलगढ़ को स्थानांतरित करता है। उसी के बाद कुछ समय बाद अजयपाल क्या करता है, देवलगढ़ से उसे श्रीनगर को स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। अगर टाइम पूछेगा कि चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ अजयपाल ने राजधानी कब स्थानांतरित करी, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, कहीं 1506 देते हैं, कहीं 1512 के आसपास देते हैं, कहीं 1493 के आसपास देते हैं, तो ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आयोग पूछता भी नहीं है ज्यादा डेट से रिलेटेड। अगला प्रश्न है हमारा कि परमार वंश का अब तक प्राप्त प्राचीनतम या ऐतिहासिक काव्य कौन सा है जिसकी रचना 1600 के आसपास में हुई थी। तो परमार राजवंश का दोस्तों अब तक प्राप्त सबसे प्राचीन या ऐतिहासिक काव्य की बात करें तो वो है दोस्तों कौन सा, मानोदय काव्य। कौन सा है, मानोदय काव्य, ठीक है। जिसके रचनाकार कौन है, भरत कवि। कौन है, भरत कवि। और जो भरत कवि थे दोस्तों किसके दरबारी कवि थे,
ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में बन सकता है कि भरत कवि किसके दरबारी कवि थे, तो ये मान शाह के दरबारी कवि थे। और मान शाह परमार राजवंश के 44वें नंबर के राजा थे, इनके ही दरबारी कवि थे भरत कवि, ठीक है। और भरत कवि को ही दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ज्योतिग्राही की उपाधि भी दी गई थी, मुगल दरबार के द्वारा इनको ज्योतिग्राही की उपाधि भी दी गई थी। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ समय तक भरत कवि ने जहांगीर के दरबार में भी ज्योतिषी का रूप में कार्य किया था, और जहांगीर ने ही इन्हें ज्योतिग्राही की उपाधि भी दी थी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को दिए थे, ठीक है। तो आंसर्स हमारे कंप्लीट भी हो गए हैं, और आगे हम बात करेंगे कम्युनिटी बॉक्स में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते रहिए लगातार। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हमारे बढ़ सके और हम भी मोटिवेट हो सके लगातार वीडियो बनाने हेतु। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।